हेलो एवरीवन, वेलकम टू के वाइस एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोगों की सीरीज चल रही थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिवीजन की, उसको कंटिन्यू रखेंगे और इसके जो की पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका जो सेकेंड फेज था स्वतंत्रता संघर्ष के द्वितीय चरण, इसके अंतर्गत जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी तक रिवीजन किया था। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का घटनाक्रम। यहाँ से शुरुआत होती है भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके तृतीय चरण की। जो तृतीय चरण है इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी क्या होते हैं, भारतीय राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ जाते हैं। महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले के साथ होती है, जिन्हें अपना वो राजनीतिक गुरु बनाते हैं और इन्हीं के प्रभाव में आकर अपने आप को भारतीय राजनीति से जोड़ते हैं। इसके पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालते हैं तथा 1904 ईस्वी में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। जो अवज्ञा आंदोलन है, जिसे कि सत्याग्रह का नाम दिया गया है, गांधी जी 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी जब भारतीय राजनीति से अपने आप को जोड़ते हैं तो जो ब्रिटिश सरकार होती है वो प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न रहती है और महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि ये महात्मा गांधी ये मानकर चल रहे होते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो युद्ध की समाप्त होने के पश्चात भारतीयों के सहयोग के बदले में स्वराज प्रदान कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोग करते हैं और जो भारतीय लोग होते हैं उनको सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी कारण इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। 1916 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और 1917 ईस्वी में बिहार में जो एक चंपारण जिला है वहाँ के किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, जो कि चंपारण आंदोलन के नाम से मशहूर होता है। जो चंपारण सत्याग्रह घटना होती है वो होती है 1917 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, जो बिहार का एक जिला होता है चंपारण, वहाँ के जो नील की खेती करने वाले किसान होते हैं उन पर यूरोपीय मालिक अत्यधिक अत्याचार करते हैं और किसानों को अपनी जमीन की कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए कहते हैं तथा उसको जो मालिक हैं उनके यूरोपीय मालिक उनके द्वारा तय किए गए दामों पर बेचने के लिए कहते हैं। ये पद्धति कहलाती है, ये पद्धति तिनकठिया पद्धति कहलाती है। तिनकठिया पद्धति क्या होती है कि जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना। इस प्रकरण में क्या होता है, जो 1917 ईस्वी में एक किसान होता है चंपारण जिले का राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात करता है और उन्हें चंपारण आगने के लिए आग्रह करता है। गांधी जी मान जाते हैं और अपने सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक और नरहरि पारिख ब्रजकिशोर के साथ चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण पहुंचने पर जो वहां का कमिश्नर होता है वो गांधी जी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सरकार एक आयोग गठित करती है जिसमें गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया जाता है। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि जो इनकी तिनकठिया पद्धति है, प्रणाली है, उसको समाप्त होना चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूल किया गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। जो यूरोपीय मालिक होते हैं वो किसानों की 25% राशि को वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह होता है वो सफल हो जाता है। जो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध किसने किया था, उसका विरोध किया था NG रंगा ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये थे चंपारण सत्याग्रह प्रकरण से संबंधित तथ्य। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे की घटना कौन सी है। इसके बाद की जो घटना होती है वो होती है अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, जो होता है 1918 ईस्वी में। जो अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन होता है, इसमें क्या होता है, जो अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल होती है, तो वहाँ के कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर विवाद होता है
और ये जो विवाद होता है, ये विवाद होता है प्लेग बोनस को लेकर। जो मालिक होते हैं वो प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो मजदूर होते हैं वो प्लेग बोनस को प्लेग बोनस को बरकरार रखना चाहते हैं। इसी क्रम में क्या होता है, जो मजदूर होते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं और गांधी जी भी उनकी इस हड़ताल में सम्मिलित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो ये पूरा प्रकरण होता है ये न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है और न्यायाधिकरण क्या आदेश देती है, न्यायाधिकरण आदेश देती है कि जो मजदूर हैं उनको 35% बोनस दिया जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी का जो ये अहमदाबाद का आंदोलन था ये भी सफल हो जाता है। फिर आगे का जो घटना है वो है खेड़ा सत्याग्रह। जो खेड़ा सत्याग्रह होता है वो होता है 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह की घटना होती है 1918 ईस्वी में। इसमें क्या हो जाता है, गुजरात का एक खेड़ा जिला होता है। खेड़ा जिले में किसानों की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाने के बावजूद भी जो सरकार है वो लगान में छूट नहीं देती है। इस कारण जो किसान होते हैं वो आंदोलन करते हैं और उनके इस आंदोलन में गांधी जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य विट्ठल भाई सदस्य के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो सरकार होती है वो यह आदेश देती है कि जो लगान है वो उन्हीं लोगों से वसूल किया जाए जो कि वास्तव में इसका भुगतान कर दे सकते हैं। खेड़ा जो आंदोलन होता है उसमें गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य युवा नेता होते हैं। इस प्रकार गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हो जाता है। फिर जो आगे की घटना है वो होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन होता है 1919 ईस्वी शुरुआत होती है, 1922 ईस्वी तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है, जो महात्मा गांधी होते हैं 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है, जिसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो गांधी जी को बनाया जाता है और गांधी जी के सुझाव पर ही असहयोग व स्वदेशी की नीति अपनाई जाती है। 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक मिनट, जो 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन होता है वो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1924 ईस्वी में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो जाता है जब जो तुर्की का कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में सरकार बनती है और जो कमाल पाशा है वो खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। इसके साथ ही हमारा खिलाफत आंदोलन की घटना समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं आगे की घटना। जो आगे का घटनाक्रम है उसमें होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है उसका नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में क्या होता है कि असहयोग का प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित होता है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संविधान था उसका जो लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का, उसके स्थान पर स्वराज का लक्ष्य घोषित होता है। तो ये थे जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था उस प्रकरण से संबंधित तथ्य। अब इसके आगे का घटनाक्रम देखते हैं। इसी क्रम में होता है असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत होती है 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चलता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो इसकी पृष्ठभूमि थी वो तो बनती है तहकीकात कमेटी से। जब कांग्रेस की जो तहकीकात कमेटी बनती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, जिसमें जो सरकार होती है वो इस तहकीकात कमेटी की सिफारिशें नहीं मानती है। उस समय जो महात्मा गांधी होते हैं वो घोषणा कर देते हैं कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो वह असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इसी क्रम में होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 ईस्वी में। इस प्रकरण में क्या होता है, सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसी अधिवेशन में गांधी जी असहयोग प्रस्ताव को पेश करते हैं। ये जो असहयोग आंदोलन है इसको चलाने से पहले गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त काइसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर देते हैं और उनका अनुसरण करते हुए जमुनालाल बजाज भी राय बहादुर की उपाधि को वापस कर देते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को करते हैं।
जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होती है और 1921 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना होती है। जो ये असहयोग आंदोलन था, इसमें जो गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली। जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार पहले प्रमुख व्यक्ति थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होते हैं सबसे पहले, मोहम्मद अली। इसके बाद 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन के चलाने के दौरान जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग बंदी बनाए गए उनको अगर 7 दिनों के अंदर सरकार रिहा नहीं करती है और जो प्रेस पर सरकार का नियंत्रण है उसको समाप्त नहीं करती है तो वो करों की अदायगी समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। परंतु इस समय एक घटना घट जाती है, जो चौरी चौरा कांड। इस समय इसी समय चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण जो गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये थे असहयोग आंदोलन से संबंधित तथ्य। अब इसके बाद देखते हैं जो चौरी चौरा घटना होती है जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है, उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनका रिवीजन करेंगे। जो चौरी चौरा की घटना होती है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होती है। इस प्रकरण में क्या होता है, जो संयुक्त प्रांत होता है, संयुक्त प्रांत का जिला होता है गोरखपुर। गोरखपुर में एक स्थान होता है चौरी चौरा नामक स्थान पर जो किसान होते हैं वो अपने जुलूस को निकाल लेते होते हैं। उस जुलूस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गोली चलाई जाती है, जिससे जो वो जुलूस में सम्मिलित भीड़ होती है वो उग्र हो जाती है और थाने में आग लगा देती है। इससे कुछ सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचता है और उन्हें यह लगता है कि जन उत्साह जोश के इस वातावरण में अगर यह जो आंदोलन है ये आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। इसी क्रम में गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी को बारदोली में एक बैठक बुलाते हैं और चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के प्रस्ताव को पारित करते हैं। इस तरह जो पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन होता है वो समाप्त हो जाता है। जब गांधी जी जो आंदोलन चल रहा होता है उसको समाप्त कर देते हैं तो जो ब्रिटिश सरकार होती है वो स्थिति का लाभ उठाती है और गांधी जी को गिरफ्तार कर लेती है। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है तथा 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के एक सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी जाती है। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को बीमारी के कारण महात्मा गांधी को 6 वर्ष पूरे होने के पहले ही छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं जो आगे का घटनाक्रम। इसके बाद जो घटना घटित होती है वो होती है स्वराज पार्टी का गठन। जो स्वराज पार्टी बनती है 1923 ईस्वी में, मार्च 1923 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, जो चित्तरंजन दास होते हैं, जो स्वराज पार्टी के संस्थापक होते हैं वो होते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है। चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया जाता है और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। स्वराज पार्टी के गठन के पीछे जो कारण है उसमें क्या है, ये जो असहयोग आंदोलन होता है, जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है तो कांग्रेस जो होती है उसके सामने एक ये प्रश्न आ जाता है कि जो 1919 ईस्वी का एक्ट था उसके द्वारा जो घोषित जो चुनाव थे, विधान परिषदों के चुनाव होने थे, उसमें भाग लिया जाए या ना लिया जाए। कुछ लोग तो भाग लेना चाहते थे लेकिन कुछ लोग भाग लेना नहीं चाहते थे। इसमें से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का कहना था कि अगर इन सभाओं में प्रवेश करके वे लोग ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति अपना सकते हैं और जो अन्य लोग थे वो लोग परिषदों में प्रवेश की नीति का विरोध करते थे। तो जो लोग समर्थन करते थे प्रवेश का वो लोग परिवर्तनवादी कहलाए और जो लोग विरोध करते थे वो लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। इसी क्रम में क्या होता है, जो दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है
इसमें क्या होता है, काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित होता है, जिसके फलस्वरूप जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और वो अपना एक अलग मोर्चा बना लेते हैं इलाहाबाद में। मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में अपना समर्थकों का एक अलग मोर्चा बना लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं स्वराज पार्टी। इस प्रकार ये स्वराज पार्टी का गठन होता है। अब इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है गांधी-दास पैक्ट एक्ट। जो गांधी-दास पैक्ट प्रकरण होता है वो होता है 1924 ईस्वी में। इसमें इस पैक्ट में ये कुछ नहीं होता। जो गांधी-दास पैक्ट होता है ये गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का संयुक्त वक्तव्य भी गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जब खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी अपनी 6 साल की सजा पूर्ण किए बिना ही पहले ही रिहा हो जाते हैं, तो नवंबर 1924 ईस्वी में गांधी जी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू एक संयुक्त वक्तव्य देते हैं जो कि गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन अब वो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज जो पार्टी बनी थी उसको अधिकार दिया गया था कि वे कांग्रेस के नाम और कांग्रेस का अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। गांधी जी के जिम्मे आता है ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने का और संपूर्ण देश में चरखे एवं करखे के द्वारा प्रचार प्रसार करने का आता है। इस जो ये पैक्ट बनता है गांधी-दास पैक्ट, इसकी जो मुख्य बातों की पुष्टि होती है वो बेलगांव का अधिवेशन के द्वारा होती है, जो होता है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होता है। अब ये तो थे प्रमुख घटनाएं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो अन्य राजनीतिक दल और आंदोलन कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 ईस्वी में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। एक घटना होती है नागपुर झंडा सत्याग्रह, जो होता है 1923 ईस्वी में। नागपुर झंडा सत्याग्रह क्या होता है कि 1923 ईस्वी के मध्य में कांग्रेस के जो ध्वज के प्रयोग को लेकर जो ध्वज का प्रयोग था उसको रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ नागपुर झंडा सत्याग्रह किया जाता है। सरकार को समझौते के लिए बाध्य करने के लिए गुजरात से आंदोलनकारी नागपुर भेजे जाते हैं। फिर होता है इसके आगे घटना होती है वैक्यूम सत्याग्रह। जो वैक्यूम सत्याग्रह होता है वो होता है 1924 और 25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर राज्य में होता है और जो नेता होता है वो होता है टी.के. माधवन होता है। इसमें क्या होता है, अछूते के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग की जाती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक और पार्टी बनती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना अक्टूबर 1934 ईस्वी में होती है। बंबई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जे.पी. नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये पूछा जाता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस समाजवादी की पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी, जे.पी. नारायण जिनको बोलते थे। तो ये तो था जो स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण था, उससे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उससे जो संबंधित दल थे, कौन कौन से आंदोलन थे। फिर इसके बाद देखते हैं जो हमारा ये तृतीय चरण के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा होता है, इसका दूसरा चरण। इसके दूसरे चरण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, स्टे एंड वॉच एंड कीप सपोर्ट अस।